बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देश बहरीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर भारत और बहरीन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की है। खास बात यह है कि जयशंकर की ये यात्रा उस समय हो रही है जब कुछ समय पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान बहरीन भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीति, साझेदारी और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने बहरीन के युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत बहरीन के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय का मुद्दा भी इस बैठक में अहम रहा है। विदेश मंत्री ने बहरीन के नेतृत्व का ध्यान किया और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा पे किया। गौरतलब है कि बहरीन में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों की एक अहम कड़ी के रूप में माने जाते हैं। इससे पहले जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ साथ पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर भी चर्चा की। दरअसल एस जयशंकर की खाड़ी देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, युद्ध विराम की कोशिश और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान बहरीन समेत खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। बहरीन में ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। अब ऐसे माहौल में भारत का बहरीन पहुंचना रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम माने जाते हैं। भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस की जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर डिपेंड है। आपको बता दें कि इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय प्रवासी भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि जयशंकर की इस यात्रा का मकसद केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग पर भी बातचीत करना है। खाड़ी देशों के साथ भारत लगातार व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। बहरीन से पहले विदेश मंत्री कतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की थी। कतर में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि जयशंकर की खाड़ी यात्रा में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। इस दौरे के जरिए भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटा है। वहीं इस यात्रा के बाद विदेश मंत्री 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे। यहाँ वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यालय के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद वे ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को भी उस बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एस जयशंकर का बहरीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ईरान अमेरिका तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों के बीच भारत अपनी संतुलित विदेश नीति के जरिए खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि जयशंकर की इस यात्रा से भारत बहरीन संबंधों को कितना नया विस्तार मिलता है और पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों में भारत की भूमिका किस तरीके से आगे बढ़ती है। चलिए अब सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच हिमलिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र शिवलिंग अब काफी छोटा हो गया है। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक बाबा बर्फानी का आकार पिघलकर करीब 1 फीट तक रह गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही हिमलिंग का करीब 90% हिस्सा पिघल चुका है। इस साल अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और यात्रा शुरू होने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर 56,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 18% ज्यादा माना जा रहा है। साल 2025 में यात्रा के शुरुआती दिनों में करीब 47,972 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे, जबकि इस बार पहले के मुकाबले में 3 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 56,000 के पार पहुंच चुकी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगी। अगर बाबा बर्फानी के आकार की बात करें तो मई के महीने में अमरनाथ गुफा में बनने वाले हिमलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट तक पहुंच गई थी। 23 मई को सुरक्षा बलों की ओर से जारी तस्वीरों में शिवलिंग काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। वहीं 29 जून को हुई पहली पूजा के समय भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा बताई गई थी, लेकिन अब 6 जुलाई को सामने आई तस्वीरों में इसका आकार 1 फीट दिखाई दे रहा है। हालांकि अमरनाथ गुफा में बनने वाला ये शिवलिंग कोई मानव निर्मित संरचना नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है। गुफा की छत से गिरने वाली पानी की बूंदें ठंड के कारण जम जाती हैं और धीरे धीरे बर्फ का आकार ले लेती हैं। तापमान और मौसम की उपलब्धता के आधार पर हर साल हिमलिंग का आकार अलग अलग होता है। अब यही वजह है कि कभी बाबा बर्फानी का आकार कई फीट ऊपर तक पहुंच जाता है तो कभी जल्दी पिघल जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तापमान में अचानक गिरावट आए तो नई बर्फबारी हो तो हिमलिंग दोबारा बढ़ भी सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इससे फिर से बड़े होने की संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। वहीं हिमलिंग के छोटे होने के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रशासन की ओर से यात्रा लगातार जारी रखने की जानकारी दी गई है। श्रद्धालु जो है दोनों प्रमुख रास्तों से बाबा के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। पहला पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग है और जिसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। यह रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। वही दूसरे मार्ग की बात करें तो दूसरा मार्ग बालटाल से होकर जाता है, जिसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता ज्यादा कठिन भरा होता है, खाड़ियों की चढ़ाई वाला होता है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और राहत दलों को तैनात किया गया है। पहाड़ी रास्ते पर यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम भी मौजूद की गई है। प्रशासन ने बिना पंजीकरण पहुंच रहे यात्रियों से अपील की है कि वे कुछ दिन इंतजार करें। अधिकारियों के मुताबिक 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट भर चुके हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्रियों को चेक पॉइंट पर रोका जा सकता है। फिलहाल बाबा बर्फानी का आकार भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। हजारों लोग कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं, कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर अमरनाथ गुफा तक पहुंच रहे हैं। अब सबकी नजरें मौसम और आने वाले दिनों की स्थिति पर है कि क्या हिमलिंग का आकार फिर से बढ़ेगा या फिर बाबा बर्फानी के दर्शन इसी रूप में जारी रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFS 2013 में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा कानून के लिए जो संभावित संशोधन करने के लिए दोबारा उस पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे राज्य के लाखों गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले अनाज के कोटे पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से तमिलनाडु के करीब 70 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली खाद्य सहायता कम हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया तो राज्य के सबसे कमजोर वर्गों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इनमें विधवाएं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, भूमिहीन मजदूर, आदिवासी परिवार और अनियमित आय वाले लोग शामिल हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अत्योदन अन्य आयोजना यानी कि आय के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अत्योदय योजना के लाभार्थी परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलने की बात कही गई है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। प्रस्तावित बदलाव के तहत परिवार को मिलने वाले अनाज को प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम के आधार पर तय करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम तक ही रखने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार
का तर्क है कि इस बदलाव का उद्देश्य अनाज वितरण व्यवस्था को अधिक समान और जरूरत के हिसाब से बनाना है। सरकार का मानना है कि प्रति व्यक्ति आधार पर अनाज वितरण करने से वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि छोटे परिवारों वाले राज्यों को इस बदलाव से नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में बताया कि तमिलनाडु में परिवारों का औसत आकार कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ऐसे में प्रति व्यक्ति के आधार पर अनाज वितरण करने से कई गरीब परिवारों को मौजूदा व्यवस्था से मुकाबले अनाज कम मिल सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने लंबे समय से परिवार नियोजन और मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पर काम किया है, लेकिन अब उसी का नुकसान गरीब परिवारों को उठाना पड़ सकता है। तमिलनाडु में वर्तमान में लाखों परिवार अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं। सरकार के अनुसार इन परिवारों में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनके पास आय का कोई भी अस्थायी साधन नहीं है। मुख्यमंत्री विजय ने यह भी कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून का मूल्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध करवाना था, ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे और कुपोषण का सामना ना करे। विजय ने यह भी दावा किया है कि प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर तमिलनाडु को मिलने वाले अनाज के कुल कोटे में बड़ी कमी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में राज्य को जो अनाज मिलता है उसमें कटौती होने से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। चावल तमिलनाडु के लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है और सब्सिडी वाले चावल में कमी आने से गरीब परिवारों को खुले बाजार से महंगा अनाज खरीदना पड़ सकता है। सीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर खाद्य सहायता कम हुई तो इसका असर कुपोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाली 35 किलोग्राम अनाज की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि एनएफएसए के बदलाव के खिलाफ सीएम ने आवाज उठाया है, विजय ने आवाज उठाया है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने ये आवाज उठाया है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव न किए जाए, जिसके कारण तमिलनाडु के गरीब परिवारों को भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि तमिलनाडु के जो परिवार हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले उनकी जनसंख्या कम है। अगर इसकी वजह से अगर प्रति व्यक्ति के दर पर अगर अनाज मिलता है तो तमिलनाडु के परिवारों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनको कम अनाज मिलने की संभावना हो सकती है इसमें, और वो एक कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसके कारण तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो लागू किए जा रहे नियम, इनमें संशोधन जो किए जा रहे हैं जिसमें 35 किलोग्राम अनाज देने का बात कहा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि हर परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसमें हर परिवार के लिए परिवार के मेंबर पर 7 किलोग्राम के प्रति अनाज का रखा गया है मूल्य। इसके बाद तमिलनाडु सरकार का ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु के परिवार काफ़ी छोटे हैं, जिसके कारण उनके पास अन्न की कमी आ सकती है और जिसके कारण उनके परिवार में कुपोषण और भुखमरी जैसे हालात भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि ये नई नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार लगातार पीएम मोदी से इसमें संशोधन करने की बात कह रही है। वो ये भी कह रही है कि इसमें संशोधन कर जो किए जा रहे हैं, जो 35 किलोग्राम का प्रावधान लाया जा रहा है उसको हटाकर जो पहले नियम थे वो लागू किए जाए। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर योजना में संशोधन के लिए नामी भरी है। उन्होंने बोला है कि जो संशोधन 35 किलोग्राम का किया जा रहा है वो ना कर पिछला जो नियम चलता आ रहा है वही चलते रहे। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।